यहाँ पे किताबी मुस्लिम हैं, इनसे बात करते हैं। हेलो जी हेलो, सर, क्या हाल है? ठीक ठाक। जी गालिब भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ गालिब भाई। कल मैं आपसे रिक्वेस्ट की थी असल में कि वो हाँ, गांधी साहब को एक वीडियो मैंने, याद हो आपको, पिछले हफ्ते मेरे ख्याल में मैं पूरा हफ्ता इंतजार करता रहा, आप कोई मोनोलॉग बनाएंगे उस पे। यार मेरे जेहन में ही नहीं रहा, मुझे याद ही नहीं रहा। अच्छा, वैसे आज मैं होमवर्क करके आया हूँ, अभी आपकी यूट्यूब पे आया तो मैंने आपकी स्ट्रीम देखी कि आप लाइव हैं, तो मैंने फिर फौरन वो वीडियो चलाई है और उसके नोट्स बनाए हैं। अगर आप कहते हैं, मुझे इजाजत देते चले हैं, तो आप फिर मैं बताते कर लूँ। जाएं तो फिर मैं, आप बताते जाएं, मैं भी साथ बात करता जाऊंगा उस पर, क्या क्या कहा है उन्होंने उस हाँ, वीडियो में। उसमें उसमें यूं है कि पहले उन्होंने शुरू किया, ये तो वही वाला काम हो गया जो गुलजार भाई करते होते हैं। अ, वो क्वेश्चन करने वाले ने कहा कि आजकल इल्हाद क्यों बढ़ रहा है। अच्छा, तो फिर क्या फिर कहते हैं उन्होंने ना, गांधी साहब? गांधी साहब ने जाहिर है जवाब देना था, तो वो उन्होंने पहले तो ये बताया कि भाई, ये इस दुनिया की हकीकत ये है कि सबसे बड़ी जो हकीकत ये है कि इंसान इस चीज को पा जाए कि उसने मेरा एक पैदा करने वाला है, और ये है कि मैंने उसी की इबादत करनी है, उसी ने मुझे खिलाना पिलाना है, वही मेरा राज़िक है, और वो जो जिस तरह खुदा हम्म, की तारीफें होती हैं, अच्छा। और मैंने उसी की इबादत करनी है, मैंने उसी को पहचानना है। तो फिर उसके हम्म, बाद ना वो बताते हैं कि हिस्ट्री में जो है ना, इस हकीकत से इनकार किया जाता रहा है। यानी 3-4 हजार साल की जो हिस्ट्री रही है, उसमें शिर्क को बहुत मतलब शिर्क ही डोमिनेंट रहा है इस दौरान में। और तौहीद जो है ना, सिर्फ दो लोगों की वजह से इस दुनिया में आई है पिछले 1000 साल से, एक तो मसीही की वजह से और एक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से। मुझे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लगाना पड़ेगा। अ, अच्छा। अ, क्योंकि अच्छा, वो भी इस वजह से क्योंकि इनको हुकूमतों में ना, मतलब इनकी हुकूमतें रही हैं पिछले 1000 साल में मुख्तलिफ एरियाज में। तो ए, तो इल्हाद पहले भी होता था, लेकिन इनकी हुकूमतें क्योंकि रही हैं, तो फिर इतना वो मतलब पता नहीं चलता था किसी को, वो इस तरह आम नहीं होते थे जिस तरह अब सोशल मीडिया की वजह से ना आवाज पहुंचाई जा सकती है दूर दूर तक आपकी। तो उस वक्त ये जो इल्हाद मौजूद भी था, तो इन हुकूमतों की वजह से ये ऊपर आ नहीं सका कभी। तो पहले के लोग अच्छा ये था कि अच्छा, पहले के लोग ना शेर व शायरी में और स्टोरी टेलिंग में, मतलब वो चीजों को एक्सप्लेन करते थे। ये जो मतलब चांद क्यों ऊपर नीचे हो रहा है, दिन कैसे हो रहा है, यानी मतलब जिस चीज को एस्ट्रोनॉमी के जो फैक्ट्स हैं, या जो जिनको आजकल साइंस एक्सप्लेन कर रही है, पहले साइंस नहीं थी, तो वो लोग जो है ना, अपने क्यूरोसिटी की वजह से इन चीजों को एक्सप्लेन करते थे, कुदरती मजाहिर को। अब क्योंकि साइंस आ गई है, तो वो इन चीजों को एक्सप्लेन करती है, कायनात के जो है हकाइक को और सीक्रेट्स को। अब जब साइंस इस चीज को एक्सप्लेन करती है, तो इस बुनियाद पे, यानी ये जो आपका गैलेक्सीज हैं, ये नेबुला हैं, और ये जो ब्लैक होल्स हैं, या ये जो जो भी साइंस साइंस के डोमेन में जो भी चीजें आती हैं, दो चार एग्जांपल्स उन्होंने दी। फिर वो कहता है कि इस साइंस की बुनियाद पे ना, मतलब डार्विन की थ्योरी है, फ्राइड की रिसर्च है, और कार्ल कार्ल मार्क्स की एनालिसिस ऑफ हिस्ट्री, इन चीजों से लोग इम्प्रेस हो गए, और ये एक फैशन सा बन गया। अब ये उनकी स्टेटमेंट है, ये जो अब मैं आगे पढ़ रहा हूँ ना, ये उनकी स्टेटमेंट्स हैं। ये एक फैशन सा बन गया कि अगर आप खुदा की बात करते हैं, तो ये एक दकियानूसी सी बात है। हाँ, यही उन्होंने कहा, दकियानूसी सी बात खैर, है, लेकिन इसका अगर आप इसका चलें, ठीक है, इसको यहाँ पे रोकते हैं। जी जी खुदा की बात अगर आप करते हैं तो एक दकियानूसी सी बात इस वजह से नहीं है कि फ्राइड और डार्विन या कार्ल मार्क्स ने ये कहा। ठीक है, मैं फ्राइड की तो बहुत सी बातें आज गलत साबित हो चुकी हैं, 95% 99% बातें उसकी गलत साबित हो चुकी हैं। कार्ल मार्क्स की एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, इनमें से बचा सिर्फ एक डार्विन, जिसने एक साइंटिफिक रियलिटी की तरफ दिया था इशारा, और नहीं, उसकी बातों को। उन्होंने सर गालिब भाई,
जो है ना कार्ल मार्क्स की वो बुक की तरफ मेरे ख्याल में इशारा कर रहे हैं कि हाँ कोई ना, बुक है मैं, उनकी मेरे ख्याल में। हाँ हाँ ठीक है, डास कैपिटल की तरफ कर रहे होंगे, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की तरफ कर रहे होंगे, इनकी तरफ ही कर रहे होंगे ना। तो जी जी। मैं जो बात कर रहा हूं, हम जो आज खुदा को या इस्लाम को या किसी भी रिलीजन को रिजेक्ट करते हैं, उसकी वजह ये तीनों हजरात नहीं है। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ एक साइंटिफिक प्रिंसिपल है। साइंटिफिक प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो आदमी किसी बात का दावा करता है उसे उसका एविडेंस देना होता है। गांधी साहब ये कह रहे हैं कि खुदा को रिजेक्ट करना एक फैशन बन गया है। तो चले हम फिर उस फैशन को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि ये फैशन क्यों बना है। क्योंकि पिछले हजारों साल से इंसान की जो हिस्ट्री थी या इंसान की जो सोच थी, जो उसके सोचने का स्टाइल था, वो किस चीज पे डिपेंड करता था? वो इस चीज पे डिपेंड करता था कि उसको क्या पढ़ाया गया, और हर बात को किसी की अथॉरिटी पे लिया जाता था। जैसे हजारों साल तक प्लेटो, अरिस्टोटल और सोक्रेटिस की बातों का तोड़ नहीं किया जा सका। ठीक है, जो वो कह गए थे उसको माना गया। फिर न्यूटन आया, न्यूटन ने फिजिक्स पेश की, तो न्यूटन की फिजिक्स को अगले 200 साल लोग नहीं तोड़ पाए। ठीक है, क्योंकि न्यूटन एक इतनी बड़ी फिगर बन गया था कि वो तुम न्यूटन से डिसएग्री कर रहे हो। ठीक है, मगर साइंस जो है ना, वो इस पत्थर, इस हर्डल के ऊपर गुजरती है। कैसे गुजरती है? उसकी बड़ी जबरदस्त एग्जांपल है। वो क्या है कि साइंस जो है वो किस चीज पे डिपेंड करती है? वो ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट पे डिपेंड करती है। साइंस जब कहती है कि ये बात सच है और ये बात झूठ है, जैसे गांधी साहब ने अपनी जो आपने मुझे बात बताई है उसमें ये एंडोर्स कर लिया कि असल जो आज तरीकेकार है वो क्या है? वो साइंस है। और साइंस जब किसी बात को मानती है या किसी बात का इनकार करती है, तो उसका एक प्रिंसिपल है। वो क्या है? वो प्रिंसिपल ये है कि सबूत उसको देना है जो ये क्लेम करता है कि फलां चीज सच है। साइंस में सच के जब ट्रूथ क्लेम्स होते हैं, तो उसके बाद ट्रूथ क्लेम्स को मान नहीं लिया जाता। किसी अच्छा की सर, ये अथॉरिटी पे फलसफे में नहीं आता? ठहर जाए ना, ठहरे तो सही, बात पूरी होने दें। सॉरी सॉरी। ट्रूथ क्लेम्स जब किए जाते हैं तो साइंस उनको मान नहीं लेती। फिलॉसफी और साइंस में एक बहुत बड़ा फर्क है। फिलॉसफी में आपको लॉजिक से एक बात को सच्चा साबित करने की कोशिश करनी है। अगर उस लॉजिक के अंदर कोई लॉजिकल इनकंसिस्टेंसी ना पाई गई तो आपको उसे सच्चा मान लेना है। साइंस इस प्रिंसिपल को नहीं मानती। साइंस के मुताबिक अगर कोई बात 100% लॉजिकल भी की जाए और उसमें कोई लॉजिकल इनकंसिस्टेंसी आप नहीं भी दिखा पाए, जब तक उस बात को तजर्बे से या मुशाहिदे से, यानी एक्सपेरिमेंट से या ऑब्जर्वेशन से हकीकत साबित नहीं किया जाएगा, साइंस उसको नहीं मानेगी। अब इनके खुदा का मसला यह है कि उसको साइंस की इस कसौटी के जरिए जब भी परखा जाता है तो वो झूठ निकलता है। और ये याद रखें, साइंस लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में बातों को इस प्रिंसिपल की बेस पे झूठा साबित कर चुकी है। और जिस चीज को भी साइंस इस प्रिंसिपल की बेस पे कि सबूत और एक्सपेरिमेंट से वो हकीकत साबित नहीं होता, उसे झूठा समझ के साइंस की डस्टबिन में डाल देती है। ठीक है, और लोग उस बात को मान लेते हैं। मगर जब बात इनके खुदा पे आती है तो ये बात को मानने से इनकार कर देते हैं। हालांकि इनके खुदा के बारे में भी ये बात सच है। क्यों? क्योंकि खुदा भी तो जिस प्रिंसिपल के जरिए बाकी दुनिया की हर चीज को झूठा मान लिया, उसके जरिए खुदा को झूठा क्यों ना माने? तो ये बात यह है, ये यहां पे स्पेशल स्पेशल जो है ना, कंसेशन मांगते हैं हम लोगों से कि हमें कंसेशन दे दो। नहीं नहीं, हमारे खुदा को मान लो। और नहीं नहीं, खुदा को मानना जो है, खुदा का इनकार जो है एक फैशन बन गया। ये फैशन नहीं है भाई, ये साइंस का प्रिंसिपल है। आप वो लोग हैं जिन्होंने फैशन बनाया हुआ है खुदा को मानना। हमने फैशन नहीं बनाया खुदा का इनकार करना। हम तो सिंपल सी बात कर रहे हैं कि खुदा नहीं, खुदा है तो अभी एविडेंस दे दो, अभी मान लेते हैं। खुदा नहीं है तो हमसे इंसिस्ट ना करो। हम आपके पास एविडेंस नहीं है तो हमसे इंसिस्ट ना करो। बस इतनी सी बात है हमारी, और कुछ नहीं है। अच्छा जी। अच्छा, ये ना अभी पहला से थोड़ा सा जोक अभी शुरू हुआ था, अभी आगे हैं और अच्छा जी जी। अच्छा ये आगे बात करते हैं। लेकिन अगर आप हकीकी तौर पे देखें कि इस दुनिया का सबसे बड़ा राज क्या है, वो ये हम्म, है कि ये कायनात एक मैटर है, यानी बहुत हम्म, ज्यादा मैटर है उसमें। वो कहकशाएं हैं, जो कुछ भी है वो मैटर है। हाँ, उसमें से लाइफ पैदा होती है, ये सबसे बड़ा राज है उनके हिसाब से। और उस लाइफ में क्या है? कॉन्शियसनेस है, एस्थेटिक सेंस है, और डायनासोर्स हैं और प्लांट्स हैं, मतलब सारी मिसालें वो फिर देते हैं। अच्छा, साइंस अभी तक मतलब वो जो भी तरक्की कर रही है, लेकिन साइंस अभी तक लाइफ बनाने की तरफ एक स्टेप भी नहीं ले सकी।
साइंस की वजह से लोगों को लगता है कि वो इन असरार पे काबू पा लेगा। मतलब अ, ये जो कॉन्शियसनेस, एस्थेटिक सेंस और डायनासोर और प्लांट्स, यानी मैटर है, लेकिन उसमें से एक हकीकत ये है कि भाई लाइफ पैदा हुई है, लेकिन इंसान ने उसमें से कोई लाइफ अभी तक बना नहीं सका, एक स्टेप भी उस तरफ नहीं लिया। नहीं, ये अच्छा, बात तो गलत है कि दूसरों स्टेप नहीं लिया। अब तो आर्टिफिशियल सेल्स भी बन चुके हैं, बड़ी देर हो गई है इस बात को कि, और नॉन कार्बन बेस्ड लाइफ भी सेल्स बनाए जा चुके हैं जो कि खुद को रेप्लिकेट करते हैं। पिछले साल ये एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसमें एक ऐसा आर्टिफिशियल सेल बनाया गया था जो खुद को रेप्लिकेट करता था, ठीक है, सबसे सिंपल लाइफ फॉर्म की जिसको बात कही जाती है, और वो आज बन चुका है। ये तो कहना दूसरी बात का गलत है। दूसरी बात यह है कि एस्थेटिक सेंस कहां से आती है। देखें, एस्थेटिक सेंस हम बड़ी बार लोगों को समझाते हैं मगर लोगों को समझ नहीं आती। ये याद रखें, एस्थेटिक सेंस क्या है असल में। एस्थेटिक सेंस एक कॉम्प्लेक्स ह्यूमन सिस्टम का एक बाय प्रोडक्ट है, इमरजेंट फिनोमेना है, ठीक है। कोई भी कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है ना, उसमें कुछ नए रूल्स ऐसे एग्जिस्ट करने लग जाते हैं जो कि पहले एग्जिस्ट नहीं करते थे। जैसे एक सिंपल सी बात है कि जमीन पे जब इंसान ने पहिया नहीं इजाद किया था तो मुझे बताएं, सड़कें मौजूद थी? सड़कें थी क्या जब पहिया नहीं इजाद हुआ था? यानी जब व्हील इजाद नहीं हुआ था तो रोड्स थे, है वो थे या यूं है नहीं ना, थे? पॉइंट यूं है ना कि जब एक चीज शुरू हो जाती है ना, कम्प्लीकेट वो अपने आप को खुद ब खुद करती चली नहीं नहीं, जाती है। आप लॉजिक को तो फॉलो करें। रोड थे या नहीं थे? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं थे। ठीक है, तो जब जरूरत नहीं रोड थी उस नहीं वक्त। थे, जब रोड नहीं थे तो ट्रैफिक रूल्स हो सकते हैं? सही। जब रोड्स नहीं है तो ट्रैफिक रूल्स तो हो ही नहीं सकते। तो ये बात ये नहीं नहीं। है कि एस्थेटिक सेंस भी तभी आएगी जब कोई जानदार में इतनी मेंटल कैपेबिलिटी होगी कि एस्थेटिक सेंस आ जाए उसके अंदर। एस्थेटिक सेंस क्या सही। है? वो तो परिंदों को भी होती है एस्थेटिक सेंस, हम कई बार बता चुके हैं। हर जानदार हाँ, में वो एस्थेटिक एवोल्यूशन सेंस वाले होती है, उसमें आपने बताया था। ठीक है। अभी मैंने सेक्स, एवोल्यूशन एवोल्यूशन ऑफ वाले। सेक्स, हाँ, एवोल्यूशन एंड सेक्स की जो पीछे एपिसोड की थी उसके अंदर मैंने बताया था कि जानवरों में भी एस्थेटिक, परिंदों में एस्थेटिक सेंस है बड़ी जबरदस्त किस्म की, और उसको वो फॉलो करते हैं, सब जानदारों में है। तो ये कहना कि एस्थेटिक सेंस कहां से आएगी, मोरालिटी कहां से आएगी, देखें, जब एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम इमर्ज करता है ना तो उस कॉम्प्लेक्स सिस्टम के कुछ इंटरनल रूल्स होते हैं। अब जब ह्यूमन सोसाइटी एज ए कॉम्प्लेक्स सिस्टम इमर्ज की है तो एस्थेटिक सेंस, मोरालिटी, ये सब कुछ उसके इंटरनल रूल्स हैं। ह्यूमन सोसाइटी खत्म हो जाएगी तो ये रूल्स भी खत्म हो जाएंगे, ह्यूमैनिटी खत्म हो जाएगी तो रूल्स भी खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात है। ये सब चीजें एवोल्यूशनरी तौर पे एक्सप्लेन की जा चुकी हैं, हर एक की एवोल्यूशनरी अंडरस्टैंडिंग आज डेवलप्ड है। मगर गांधी साहब का मसला यह है कि वो इस्लामी किताबों से बाहर निकलेंगे तो उनको पता लगे ना। इस्लामी, गांधी साहब ने, मैं कहता हूं, जरूर एवोल्यूशन पे किताबें पढ़ी होंगी, मगर याद रखिएगा गांधी साहब ने एवोल्यूशन पे किताबें शायद 2-3 ही पढ़ी होंगी, इसके अलावा उन्होंने कभी पढ़ने की कोशिश नहीं की। गांधी साहब ने ना कभी एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी पे कोई किताब पढ़ी होगी, ना एवोल्यूशन को एक्सटेंसिवली पढ़ा होगा, ना जेनेटिक्स पढ़े होंगे, ना फॉसिल्स पढ़े होंगे, कुछ भी नहीं पढ़ा होगा। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ। गांधी साहब जब बात करते हैं एवोल्यूशन के बारे में तो पता चल जाता है कि अंडरस्टैंडिंग बड़ी बड़ी ही प्रिमिटिव सी है, वो समझते नहीं है इस बात को। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा करता है तो पता चल जाता है कि यार वो बोंगी मार देता है एवोल्यूशन पे हमेशा, हालांकि वो अपने आप गालिब को भाई, बहुत पढ़ा मुझे लिखा आदमी कहता मुझे है। ये लगता है कि गांधी साहब सब कुछ समझते हैं, लेकिन बात कुछ वो नहीं नहीं दूसरे नहीं, अंदाज नहीं में करते समझते, हैं। नहीं 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 नहीं, नहीं समझते हैं गांधी साहब एवोल्यूशन को, नहीं समझते। ये मैं आपको गारंटी से बात बता सकता हूँ कि गांधी साहब जब बात करते हैं तो पता चल जाता है कि इनको एवोल्यूशन का नहीं पता, ठीक है। नहीं, मैं ये सिर्फ मैं आपको, स्पेसिफिकली एवोल्यूशन, मैं एवोल्यूशन की बात नहीं कर रहा, मैं जनरल बात कर रहा हूँ कि वो अंदर की दीन की हकीकत को असल में वो खुद समझते हैं ये कि आप हकीकत नहीं कह इसकी क्या। सकते, ये आप नहीं कह सकते, ये आप और हम नहीं कह सकते। हम मुल्हिद होते हुए कई बार एक फैलेसी खेल जाते हैं, फैलेसी या गलत फहमी का शिकार हो जाते हैं। हम ये समझते हैं कि फलां बंदा हमें बड़ा इंटेलिजेंट लगता है तो वो समझता होगा, और आपको अपने आसपास ही हाईली इंटेलिजेंट लोग ऐसे मिल जाएंगे जो कि बहुत इंटेलिजेंट है, आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, मेरे से ज्यादा इंटेलिजेंट है, मगर मजहब से चिमटे हुए हैं, और हकीकतन चिमटे हुए हैं। हम कैसे मान लें कि गांधी साहब नहीं चिमटे हुए? वो भी चिमटे हुए हैं। सही। अच्छा, ये साइंस की तरफ फिर दूसरी एक और तरफ वो शिफ्ट करते हैं कि दूसरी तरफ इंसान के अंदर की ख्वाहिशात हैं, जज्बात हैं,
और सियासी गलबा भी मजहबियों के पास नहीं रहा। वो पिछले जैसे उन्होंने बताया ना कि पहले तो मजहबी जो है ना वो रहे हैं हुकूमतों में। अब लेकिन यह है कि सियासी गलबा भी मजहबियों के पास नहीं रहा, तो आज़ादी की फजा भी है। इन ख्वाहिशात पे काबू पाना आसान नहीं रहा। तो उसको महसूस होता है कि मजहब और खुदा की बात सुनूंगा तो मुझे मुझे ये बहुत सी चीजें अपनानी पड़ेंगी, यानी जो मजहब साथ में देता है, जो जैसे शरीयत है किसी भी किस्म की। आज के दौर में फ्रीडम एक बेसिक नीड है, और खुदा की बात सुनने से ये चली जाती है। यानी वो जाहिर है कुछ ना कुछ पाबंदियां लगाएगा ना मजहब। इल्म के लेवल पे, साइंस और अमल के लेवल पे ये फ्रीडम की खराबी की वजह है। जब एक बात अच्छा, फिर एक और वजह यह है कि जब एक बात फैशन बन जाती है तो दूसरे देखा देखी लोग उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। इसी वजह से वो कहते हैं कि इल्हाद फैल रहा है। नहीं, देखा देखी लोग मुल्हिद नहीं हो रहे, ये बात याद रखिएगा। लोग मुल्हिद इस वजह से हो रहे हैं क्योंकि जो एथियस्ट अंडरस्टैंडिंग है, यहाँ जो मजहब की अंडरस्टैंडिंग है, जब वो डेवलप हो जाती है तो एक वक्त ऐसा आ जाता है कि लोग मजहब से जान छुड़ा लेते हैं। समझ गए आप? क्योंकि जी सर। उसके बाद कोई लॉजिकल रीजन रह नहीं जाती मजहब को मानने की। ठीक है, हम एथियस्ट इसलिए नहीं है कि हमारा दिल कर रहा था, हमारा दिल एथियस्ट बनने को नहीं कर रहा था, मेरा तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा था, मैं तो बनना ही नहीं चाहता था एथियस्ट। ठीक है, मैं लिटरली एथियस्ट कभी भी नहीं बनना चाहता था, मैं इसलिए आज सर एथियस्ट हूं। सर ठीक है, आप तो आप ही हैं, लेकिन जो पाकिस्तान में एथियस्ट रह रहे हैं, जो आज तक अपने किसी रिश्तेदार को नहीं बता सकते, वो कौन से फैशन को फॉलो करके एथियस्ट बन रहे हैं, मुझे ये तो समझाएं। नहीं बन रहे कोई एथियस्ट फैशन में। हम ये नहीं कहते कि कुछ लोग पीयर प्रेशर में या एक दूसरे को देख के एथियस्ट नहीं बनते होंगे, बनते हैं। मगर ये याद रखिएगा कि जब एथिज्म की आपको प्रॉपरली समझ भी आती है ना, तो तब आपको ये समझ आती है कि यू डोंट वांट टू बी एन एथियस्ट, स्पेशली पाकिस्तान में। मैंने एथियस्ट होने की वजह से जितनी कीमत अदा की है, इतनी कुर्बानियां मैंने सेक्रीफाइस में करनी पड़ती हैं सर। मैंने जिंदगी में किसी वजह से नहीं की। मेरी पूरी जिंदगी उलट गई है इस वजह से। अगर मैं एथियस्ट ना होता तो मैं आज बैठा कहीं बड़े आराम से जिंदगी गुजार रहा होता इस वक्त। ठीक है, मेरी जिंदगी में वो जितनी मुश्किलें हैं वो सब एथियस्ट होने की वजह से। घर बार से गए, पैसे देले से गए, नौकरी से गए, हर चीज से गए। ठीक है, मैं तो गया हूं, मैंने तो लिटरली हर चीज, मेरा सब कुछ लूज हुआ है इस वजह से। मैं पाकिस्तान में, मैं तो बड़े मजे में था पाकिस्तान में। जब मैं पाकिस्तान से छोड़ के भागा हूं तो भाई मैं तो हर चीज ही छोड़ के भाग गया हूं। कोई चीज भी नहीं ऐसी जो कि मेरे पास है आज उस वक्त। ठीक है, अच्छा, जिस तरह एक आम मुसलमान आके कहता है ना एक किसी भी एथियस्ट को कि यार असल में आपका दिल कर रहा होगा सेक्स करने को या शराब पीने को, इसलिए आप जो है ना एथियस्ट बन गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, गांधी साहब ने भी वही बात की है कि दूसरी तरफ इंसान के अंदर की ख्वाहिशात हैं, जज्बात हैं, जिनकी वजह से वो जो है ना ये हाँ। एथियस्ट बन गया है। और दूसरी बात है कि सेक्स आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान में एथियस्ट ज्यादा सेक्स करते हैं, मजहबी ज्यादा करते हैं भाई। मैं अब सिंपल पर्सनल लेवल की बात है ये। मैं जब एथियस्ट नहीं था तो क्या मुझे सेक्स नहीं था मिलता? मिलता था, क्या हो गया यार? ठीक है, दूसरी बात है कि मजहब छोड़ना और चीज है और रैशनल होना और चीज है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मजहब जज्बात में छोड़ देते हैं, मगर ये भी याद रखिए कि जो जज्बात में छोड़ते हैं उनमें से भी बहुत से ऐसे होते हैं जो बाद में पढ़ने लगते हैं, जो बाद में चीजों को समझना शुरू कर देते हैं। मगर बहुत से ऐसे होते हैं जो कि नहीं समझते बाद में भी, वो बाद में भी अटके रहते हैं वहीं पे। असल में एथियस्ट बनने के बाद सफर शुरू होता है, क्योंकि आप जब मजहबी थे तो आपने कुछ नहीं सीखा था। जब आप मजहबी मजहब छोड़ते हैं तो उसके बाद आप कईयों को एहसास होता है कि यार मैंने अब मजहब छोड़ दिया तो अब मुझे कुछ सीखना है। मगर दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको कभी पूरी जिंदगी एहसास नहीं होता कि मजहब छोड़ दिया है तो अब कुछ सीखना है। ठीक है, तो वो लोग जो हैं वो कुछ प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करते हैं, अपने लिए भी दूसरों के लिए। मगर जो बात समझने की है वो क्या है कि हर इंसान डिफरेंट होता है। कुछ एथियस्ट बन के भी प्रॉब्लम्स का बायस बने रहते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कि एथियस्ट बनने के बाद भी जो है वो एथियस्ट बन के सोल्यूशन बन जाते हैं। ठीक है, तो ये पर्सन टू पर्सन ये बातें वेरी भी करती हैं। ठीक है जी।
अच्छा, फिर उसमें ना वो सवाल पूछने वाले ने कितने पूछा कि पॉइंट्स भाई अभी हाँ, और रह गए हैं? बस ये आखिरी है सर, हाँ जी, हाँ जी, जी। आखिरी है। हाँ, तो उसमें हम्म। ये है, सवाल पूछने वाले ने पूछा कि अच्छा ये तो हो गया, लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है ना? तो उन्होंने फिर सॉल्यूशन बताया कि ये कुरान मजीद है इसका सॉल्यूशन। नहीं, तो कुरान मजीद तो सोल्यूशन नहीं है। कुरान मजीद के बारे में तो कोई साबित नहीं कर सकता कि ये किसी खुदा की किताब है। ये तो एक इंसान की लिखी हुई किताब है, और 1400 साल पुरानी इंसान की अरबी बद्दुओं की लिखी हुई किताब है। उसके अंदर बहुत सी लॉजिकल इनकंसिस्टेंसीज हैं, हिस्टोरिकल इनएक्यूरेट बातें हैं, साइंटिफिक गलतियां हैं, मॉरली बहुत ही गलत बातें कुरान के अंदर लिखी गई हैं। ठीक है, तो उन बातों को कौन मान सकता है? उनको नहीं मानता। आज का मॉडर्न इंसान अगर अनबायस्ड होके, टोटली न्यूट्रल होके कुरान को पढ़े, तो कुरान एक बहुत ही नॉर्मल सी किताब है, बल्कि जिसको कहेंगे कि इंसानियत के खिलाफ एक किताब है। अगर आप सूरह निसा ही पढ़नी शुरू कर दें, सूरह बकरा में चीजें हैं जो लिखी हुई, जहां पे आप एक लड़की के साथ प्री मेंस्ट्रुअल भी सेक्स कर सकते हैं, सिर्फ आपका निकाह उसके साथ होना लाजमी है। ठीक है, तो अब आप मुझे बताएंगे जिस लड़की के मेंसेस नहीं आए उसके साथ सेक्स करना कहां की साइंटिफिक अकलमंदी है? क्योंकि वो तो डैमेज हो जाएगी, उस बेचारी का तो इंटरनली तबाह हो जाएगी, वो तो शायद पूरी जिंदगी बच्चे ना पैदा कर सके, मगर कुरान इस बात को इंडोर्स कर रहा है। ठीक है, अभी एक सर भाई हम भी आया तो था यही हमारे कहते पास। हैं ना। हाँ, एक भाई आया था हमारे पास, वो कह रहा था कि जी 6 साल की उम्र में नहीं हुई थी उनकी शादी। तो मसला यह है कि 6 साल की उम्र में हुई थी या नहीं हुई थी, कुरान जो है वो प्री पेबुसेंट गर्ल, प्री प्यूबसेसेंट गर्ल को, एक सेकंड यार मुझे ना जरा एलर्जी का अटैक हो चुका है। तो कुरान जो है वो तो एक लड़की प्री प्यूबसेंट गर्ल को के साथ सेक्स करने की इजाजत देता है। ठीक है, अब मैं जिस बात करूं लड़की की सर? प्यूबर्टी नहीं आई उसके साथ सेक्स की अगर कुरान इजाजत दे रहा है, तो आज हमें पता है कि ये कितना बड़ा जुर्म है। तो इसका मतलब है कुरान कैसे आप मान सकते हैं कि कुरान सोल्यूशन है? कुरान तो प्रॉब्लम है। मैं यही कहूंगा कि हमारे लिए भी कुरान ही सॉल्यूशन है भाई, कुरान मजीद पढ़ लो। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, करें बात, आप करते जाएं, असल में मैं पीछे छींके मार रहा हाँ, हूं। बस मेरी बात एंड हो गई है सर। मैं यही कह रहा था कि ये जो सारा ऊपर उन्होंने जोक सुनाना शुरू किया, वो क्लाइमैक्स पर यही पहुंचा कि उन्होंने कहा कि इस सब का सलूशन जो है ना, यानी इलाहाद को अगर आपने खत्म करना है, उसका सलूशन है कुरान। हाँ, तो ये बात है कि अब सिंपल सी बात है कि मैंने अभी आपको सिर्फ एक बात बताई है जो कि कुरान में गलत है, कि कुरान प्यूबर्टी से पहले ही लड़की के साथ सेक्स की इजाजत देता है, जो कि साइंस के 100% खिलाफ है बात। ठीक है, तो हम कैसे मान लें कि कुरान सोल्यूशन है? कुरान कोई सोल्यूशन नहीं है, कुरान एक प्रॉब्लम है। ठीक है, चलें, ठीक है, किताबी मुस्लिम, ठीक और ठीक कोई बात ठीक सर। करें? ठीक है, थैंक यू, बहुत ओके, बहुत शुक्रिया। ओके। ठीक है, थैंक यू, ओके, ओके, बाय। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।